Good morning, class 6th. Welcome back to your social studies classes, which is your SST classes. Okay, so class 6, we have completed our course up till lesson number 24. That was the government. Now we are going to study about the lesson number 25, which is on page number 166. So everyone should open the book and come to page number 166. In this chapter, we are going to study about the key elements of democratic government. Now, what is democratic government? You all know that democratic government is that form of government in which people elect their representatives. ठीक है बच्चों, तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, हम लोग अपनी सरकार खुद चुनते हैं और अपने लिए चुनते हैं. तो गवर्नमेंट बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. तो की एलिमेंट्स क्या होते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के, इसकी क्या क्या फंक्शंस हैं, इसके क्या क्या रूल्स हैं, इसके क्या क्या पॉइंट्स हैं जो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में होनी चाहिए, उनके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. वी लर्न अबाउट व्हाट अ गवर्नमेंट इज इन द प्रीवियस चैप्टर एंड ऑल्सो डिस्कस द नीड फॉर हैविंग अ गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट क्यों होनी चाहिए और गवर्नमेंट का रोल क्या होता है, ये हम लोगों ने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था. वी ऑल्सो लर्न अबाउट अ डेमोक्रेटिक government. Now we shall understand why a democratic government is a good form of government. So democratic form of government is very good rather than autocracy. Why is it so? We will know more about this. Modern democracy is representative democracy in which people do not directly rule but they choose their representatives to make decisions on their behalf. The adult citizens choose the members of the government from among themselves. तो अभी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमारे देश में है, जो फॉर्म है वो कौन सा है, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. ठीक है, हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और अमेरिका में क्या है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. वहाँ के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास सर्वोच्च अधिकार होता है, सुप्रीम पावर होता है. और हमारे देश में पीएम, गवर्नमेंट के हाथ में पावर होता है. और गवर्नमेंट को कौन चूज करता है, हम पीपल. नो मोर रहना चाहिए. Abraham Lincoln was one of the greatest presidents of the USA. Defined democracy as the government of the people, by the people and for the people. ठीक है, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में हम लोग जानते हैं ना, क्या बोला इन्होंने, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. ठीक है, वो सरकार जो लोग खुद चुनते हैं और अपने ही लिए चुनते हैं. किसने बोला, अब्राहम लिंकन ने बोला. और बहुत ही महान पर्सनालिटी है, वेरी ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी फॉर द टाइम. And he was the president of the USA, former president of the USA. Okay, democracy and India's constitution. अब आपको पता है ना हमारे देश में भी कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी. तो डेमोक्रेसी और हम लोग जो संविधान है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे. ओके, डेमोक्रेसी एंड इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बच्चों, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली स्टेट्स दैट इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, उसके प्रीएम्बल में लिखा है कि आवर्स इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेशन. इट मीन्स दैट इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री विद एन इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट. इट ऑल्सो स्टेट्स दैट कॉन्स्टिट्यूशन एम्स टू गिव टू ऑल द इंडियन सिटीजन्स. अब कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश के हर एक नागरिक को क्या प्रोवाइड करेगा, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, फ्रीडम ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, equality of status and opportunities, fraternity assuring the dignity of the individual. तो हमारे संविधान में इस चीज़ का उल्लेख है, साफ वर्णन है कि हमारा जो संविधान है हर एक नागरिक को वो कुछ अधिकार देता है. उसमें से कौन कौन से अधिकार हैं आपके, आपका जो भी सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक आपको जस्टिस मिलना चाहिए, आपको फ्रीडम है, स्वतंत्रता है अपनी बातों को कहने का, आपको इक्वल स्टेटस मिलेगा, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, कोई भी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा आपके बीच में, सिटीजन्स के बीच में, और फ्रेटर्निटी, सबको आपस में भाईचारे को निभाना चाहिए. चलो, बेसिक फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इसके आप बेसिक फीचर्स हम लोग जानेंगे. बेसिक फीचर्स में क्या बच्चों, इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देयर आर सर्टेन की एलिमेंट्स और बेसिक फीचर्स दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी. जैसे कि पहला क्या हो जाएगा, पार्टिसिपेशन. वाइल पार्टिसिपेशन, अगर पार्टिसिपेशन नहीं होगा बच्चों तो कौन फॉर्म बनेगा, गवर्नमेंट, है ना. तो पार्टिसिपेशन इज वेरी नेसेसरी. पार्टिसिपेशन कैसे होगा, जब हम लोग वोट करेंगे,
अपनी सरकार को इलेक्ट करने के लिए। चलो, इन अ डेमोक्रेसी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इलेक्शन में तो फिर तो मज़ा ही नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा कि किस सरकार को बनानी है, लोगों का मत हमें पता चल ही नहीं पाएगा। द पीपल पार्टिसिपेट थ्रू वोटिंग इन इलेक्शंस एंड चूजिंग देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स। अंडरलाइन कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर देन गिवन द पावर टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, और इन्हीं रिप्रेजेंटेटिव को हम लोग पावर देते हैं कि आप ही सरकार को फॉर्म करो, गवर्नमेंट फॉर्म करो। The government thus formed remains in power for a fixed period of time. In our country, this period is 5 years. तो हमारे देश में जो सरकार बनती है वो 5 साल के लिए बनती है। After the end of that period, elections are held again. फिर से elections होते हैं। If the performance of the government has been satisfying, people may re-elect their representatives. अगर लोगों को ये लगता है कि जो सरकार थी उसने काम अच्छा किया है तो लोग फिर से वही सरकार चुनते हैं। इफ़ नॉट दे में इलेक्ट अदर रिप्रेजेंटेटिव्स। अगर लोगों को ये लगता है कि ये सरकार अच्छी नहीं है, इसने काम अच्छा नहीं किया, हमारे देशवासियों की भलाई के लिए भलाई में या हित में काम नहीं किया, तो वो दूसरे रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं। पीपल ऑल्सो पार्टिसिपेट एक्टिवली इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बाय एक्सप्रेसिंग देयर व्यूज ओपनली ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इवन क्रिटिसाइजिंग देम। जैसा कि आप लोग देख रहे हो बेटा, आजकल जो किसान जो बिल है, फार्म बिल्स, उस पर कितना ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं ना, लोग कर रहे हैं कि जो किसान हैं, हमारे भाई किसान भाई लोग, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार के खिलाफ में कि हमें ये बिल ये मंजूर नहीं है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो, अगर आपको ऐसा लगता है, आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो, आपको ऐसा लगता है, क्योंकि आप क्या है, फ्रीडम ऑफ थॉट, बिलीफ एंड आइडियाज़ है, आपको लगता है कि ये चीज़ गलत है तो आप बोल सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। दे कैन एक्सप्रेस देयर व्यूज थ्रू मीडिया लाइक न्यूज़पेपर्स, ठीक है, टेलीविजन, रेडियो, फिल्म्स एक्सेट्रा। डायरेक्ट प्रोटेस्ट जैसे कि रैली हो गया, स्ट्राइक हो गया, धरना हो गया, सिग्नेचर कैंपेन्स और ऑल्सो सर्व एज द अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन पार्टिसिपेशन बाय द पीपल। दीज मेथड्स हेल्प द गवर्नमेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्शन इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम बाय द पीपल। तो इस तरीके से सरकार हमारी समझ पाती है कि हाँ भाई, हमें इन लोगों के लिए किस एक्शन को लेना चाहिए, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा लोग धरना पे बैठेंगे तो सरकार जानेगी कि हाँ, इस बिल में या फिर इस जो भी आपका अमेंडमेंट हुआ है इसमें कुछ ना कुछ दिक्कत है कि लोग इतना परेशान हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द गवर्नमेंट इंक्रीज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि सरकार जो है अगर चार्जेस वो बिल बढ़ा दे रही है, पैसा ज़्यादा ले रही है इलेक्ट्रिसिटी बिल में, पीपल एक्सप्रेस देयर अनहैप्पीनेस बाय प्रोटेस्टिंग थ्रू वेरियस मेथड्स। In response, the government have the second thought to its decision and did self-analysis, ultimately reversing its decision. तो उसके बाद क्या होता है, सरकार समझती है कि हाँ भाई, लोग इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ बात है इस बात में, लोग इतना क्यों भड़क गए इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स को बढ़ाने पर, तो सरकार फिर से इस फैसले को वापस से सुनवाई करेगी इसकी और उसको वापस अपने फैसले को वो ले सकती है। राइजिंग द प्राइस ऑफ एसेंशियल गुड्स, जैसे कि फ्यूल हो गया, मिल्क हो गया, एक्सेट्रा। इट ऑल्सो रेज्ड ऑब्जेक्शंस फ्रॉम दी पीपल, फोर्सिंग द गवर्नमेंट टू थिंक ट्वाइस बिफोर इंक्रीजिंग दीज प्राइसेस। सरकार को भी 2 बार सोचना पड़ता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो जनता जो है वो इसके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट ना करे या फिर कोई जनता के बीच में कोई आक्रोश किसी प्रकार का पैदा ना हो जाए। फ्रीडम में आ जाएंगे। देयर इज नो डेमोक्रेसी विदाउट फ्रीडम इज अ वेल नोन सेइंग। तो बिना फ्रीडम के डेमोक्रेसी क्या हो सकती है बच्चों? नहीं हो सकती है। जब आपको फ्रीडम मतलब क्या, स्वतंत्रता, है ना। अगर आपको दबा के किसी भी जो रिप्रेजेंटेटिव है उसके लिए वोट करवा दिया जाए और आप नहीं चाहते हो कि वो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट हो, तो ये क्या है, फ्रीडम नहीं हुआ। तो फ्रीडम भी होना चाहिए फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो फ्रीडम में क्या होगा, दिस फ्रीडम रेफर्स टू द फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू प्रैक्टिस वंस ओन रिलीजन, टू डू एनी जॉब एंड टू वोट। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को इसके प्रीवियस क्लासेस में बहुत अच्छे से समझाई है। ओके, जो बच्चे मेरे क्लासेस को रेगुलरली देखते हैं, जो बच्चे मेरे क्लासेस को फॉलो करते हैं डे बाय डे, उन लोगों का सोशल स्टडीज़ अभी तक फेवरेट सब्जेक्ट बन गया होगा, है ना। क्योंकि जब सारी चीज़ें समझ में आती हैं, जब इंटरेस्ट डेवलप होता है, क्रिएट होता है, तो आपका ऑटोमेटिकली वो चीज़ फेवरेट बन जाती है। ओके, चलो, सच फ्रीडम्स आर एंजॉयड बाय पीपल इन अ डेमोक्रेसी प्रोवाइडेड दे डू नॉट ब्रेक एनी लॉज एंड हार्म अदर्स इन एनी वे। तो ये हो गई फ्रीडम की कहानी। अब आ जाओगे जस्टिस एंड इक्वालिटी। जस्टिस मैंने क्या होता है, न्याय, और इक्वालिटी मतलब समान अधिकार। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ, देयर आर सेम लॉज फॉर ऑल द पीपल, एवरीबडी एंजॉयज इक्वल स्टेटस एंड गेट्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू मूव अहेड इन लाइफ।
Thus, a democratic government removes all the practices that go against human dignity. तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव किसी प्रकार का नहीं होता है. Some people are denied many opportunities due to inequalities. कुछ लोगों के जो हैं वो अपॉर्चुनिटीज डिनाइड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ इनइक्वालिटीज, उनके बीच में भेदभाव होता है. जैसे कि लेकिन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अलाउज स्पेशल बेनिफिट्स टू बी एक्सटेंडेड टू सच पीपल. जैसे कि शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस जो हैं, इनमें क्या होता है, रिजर्विंग सम सीट्स फॉर देम इन गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट ऑफिसेज में इनके लिए सीट्स को रिजर्व किया जाता है और इस तरीके से इनको इक्वालिटी मेंटेन करने दिया जाता है. स्पेशल बेनिफिट्स आर आल्सो गिवन टू वुमेन एज दे ऑफन फेस डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी. वुमेन को भी स्पेशल बेनिफिट्स दिया जाता है बिकॉज वुमेन के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हमारी सोसाइटी में होता है. नो मोर में आ जाओ. अनटचेबिलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट गर्ल्स आर टू मैटर्स ऑफ सीरियस कंसर्न. अनटचेबिलिटी जो छुआछूत जो लोग मानते थे पहले बहुत ही प्रचलन में था, और डिस्क्रिमिनेशन महिलाओं के लिए ये सीरियस कंसर्न है. स्पेशल पॉलिसीज एंड लॉज हैव बीन मेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू रिमूव दीज. नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट. अब जो ये कॉन्फ्लिक्ट है, इसको भेदभाव है जो इसको खत्म करने के लिए जो काम किया जाएगा उसके बारे में. नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट. इसमें आ जाओगे, क्या लिखा है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल्स गवर्नमेंट हैज टू प्लेस टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन वेरियस ग्रुप्स. डिस्प्यूट मतलब आपस में अगर झगड़ा हो गया तो उसको रिजॉल्व करने की बात करता है. इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी. आपको पता है ना हमारे देश में कितनी डाइवर्सिटी है. जहाँ पे डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करेगी वहाँ पे थोड़ा बहुत तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ही. पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियस बिलीफ, कल्चर, इकोनॉमिक, सोशल बैकग्राउंड्स लिव टुगेदर. डाइवर्सिटी कैन समटाइम्स लीड टू prejudices and discrimination among the people. prejudice और discrimination के बारे में लेसन नंबर 23 में आपको मैंने इतना पढ़ाया है. ठीक है. It leads to conflicts rising among diverse groups. These conflicts sometimes turns violent. Government takes steps to prevent conflicts from turning violent whenever there is a large gathering of people belonging to different groups. Police are called to watch over the crowd. The conflicts are resolved according to the laws of the nation which apply to the groups equally. अब जब कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वहाँ पे अगर लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करने लगते हैं, आप देखते हो ना, आप लोग पब्लिक जो प्रॉपर्टी होती है जैसे बस वगैरह उसको जला दिया ये करते, तो वहाँ पे लोग पुलिस को लगाया जाता है कि आप जो जनता है उस पर आप कंट्रोल बैठाओ, और फिर जो भी लॉ है हमारी जो भी कानून व्यवस्था है उसके तहत इन कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाता है. नाउ कम टू केस स्टडी. कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट, वेरी इंपॉर्टेंट. अब डिस्प्यूट रिजॉल्व करना भी गवर्नमेंट का काम है, और कावेरी वाटर रिवर डिस्प्यूट जो है इसके बारे में आप केस स्टडी में पढ़ोगे. ये एक बहुत ही बड़ा डिस्प्यूट का प्रॉब्लम का ये एक बहुत ही बड़ा केस था, और इसमें कैसे सरकार ने हस्तक्षेप किया और उसके बाद इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया. देखो, व्हेन देयर आर डिस्प्यूट्स बिटवीन द टू स्टेट्स, अगर दो स्टेट्स के बीच में आपस में झगड़ा हो रहा है, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज फोर्स्ड टू स्टेप इन. तब सेंट्रल गवर्नमेंट को बीच में दखलंदाजी करने की ज़रूरत पड़ जाती है. कावेरी रिवर फ्लोज थ्रू दी बोथ तमिलनाडु एंड कर्नाटक. अंडरलाइन करिए, जो कावेरी नदी है ये कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों जगह बहती है. बोथ द स्टेट्स बिल्ड डैम्स ओवर द कावेरी रिवर, और दोनों स्टेट्स ने क्या किया, कावेरी नदी पे डैम बना लिया. अंडरलाइन. कृष्णा सागर डैम वॉज बिल्ड इन कर्नाटक. ठीक है, कर्नाटक में कौन सा डैम बना, कृष्णा सागर डैम. एंड द मेत्तूर डैम वॉज बिल्ड इन तमिलनाडु. तमिलनाडु में मेत्तूर डैम कौन सी नदी पे, कावेरी नदी पर ही दोनों डैम बन गया. The conflict arose because the downstream Mettur Dam in Tamil Nadu could only be filled with water when water was released from the upstream Krishna Sagar Dam in Karnataka. तो बीच में कॉन्फ्लिक्ट प्रॉब्लम कहाँ पे आई, कैसे दो स्टेट्स में झगड़ा हो गया कि जो डाउन स्ट्रीम मेत्तूर डैम था इन तमिलनाडु, वहाँ पे पानी तभी आ पाता था, could only be filled with water when water was released from the upstream Krishna Sagar Dam in Karnataka. कृष्णा सागर डैम में पानी ऊंचाई से आ रहा है, तो वहाँ से जब पानी को रिलीज़ किया जाएगा तभी वो मेत्तूर डैम में नीचे डाउन स्ट्रीम में वो तमिलनाडु तक पहुँच पाता.
द कॉन्फ्लिक्ट वेंट ऑन फॉर ईयर्स, ये जो कॉन्फ्लिक्ट थी सालों चलती रही. फाइनली विद द इंटरवेंशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट a fair distribution of water was done between the two states. अब यहाँ पे इंटरवीन किया, हस्तक्षेप किया बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट में, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने और फिर तमिलनाडु और केरल के बीच में जो कावेरी नदी का पानी था उसके डिस्प्यूट को खत्म किया. कावेरी रिवर देख लीजिए आप लोग. फाइनल वर्डिक्ट ऑन कावेरी वाटर डिस्प्यूट was given on 5th February 2007. Underline. In which 419,000 million cubic feet TMC feet of water annually was allocated to Tamil Nadu. तमिलनाडु को कितना पानी दिया गया? 419,000 मिलियन क्यूबिक फीट. 5 फरवरी 2007 को इसका डिस्प्यूट रिजोल्यूशन होता है. एज अगेंस्ट 270 TMC फीट टू कर्नाटक, और कर्नाटक को कितना दिया गया? 270 TMC फीट. Besides this, Kerala received 30 TMC feet of Kaveri river. केरल को 30 TMC feet of पानी, और पुडुचेरी got 6 TMC feet of water. The dispute flared against in October 2016, followed with violent outrages across the streets of Bengaluru. तो ये जो डिस्प्यूट था ये फिर से भड़क गया अक्टूबर 2016 में, और बेंगलुरु में क्या हुआ? कर्नाटक में लोग सड़कों पर आकर के धरना और रैलियां करने लगे. नो मोर मैन ये बिसाइड्स द कावेरी वाटर डिस्प्यूट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर फ्रॉम द गोदावरी. अंडरलाइन करिए, गोदावरी नदी का पानी, कृष्ण नदी, रवि बीस रिवर्स इज ऑल्सो लेड टू इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट. तो गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, रवि नदी, बीस नदी, इनके नदी के पानियों को लेकर के भी स्टेट्स के बीच में आपस में झगड़ा होता है, डिस्प्यूट होता है, और उसको रिजॉल्व करने के लिए हमारी सरकार सामने आती है. When a conflict arises between the House of Parliament, अब हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो राज्यसभा है, जो लोकसभा है, उनके बीच में अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इट इज रिजॉल्व इन द जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट. तो ये कहाँ पे रिजॉल्व होता है? पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन होता है. कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स आर रिजॉल्व बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. अब स्टेट में और सेंट्रल में अगर आपस में कोई डिस्प्यूट हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में, तो ये किसके द्वारा रिजॉल्व होगा? बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिटीजन्स आर रिजॉल्व बाय द कोर्ट्स ऑफ लॉ. और जो आम नागरिकों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो कौन रिजॉल्व करेगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. ओके, so this is your, with this we have ended this chapter, and to remember you will study it by yourself. Then exercises and question and answers we will do in the format of PDF. Okay class, thank you.